पर्सनली ना मुझे केटीएम बिल्कुल पसंद नहीं है कि रिलायबिलिटी का इशू है, क्वालिटी के इश्यूज हैं, चेसी टूट जाती है पुराने हिमालयन की। कॉन्सेप्ट का इशू काफी लोग सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट का इशू आ सकता है। फर्स्ट ट्रिप जो इस पे था, मेरी फर्स्ट राइड, वो मैंने इससे लद्दाख किया था फर्स्ट टाइम। फिर लद्दाख के बाद मैंने इस पे स्पीति किया, उज्जैन, महाकाल, गुजरात एक्चुअली हमने काफी लंबा किया था इस पे। जो आपने पैसा लगाया इसके ऊपर, जिस पर्पज से आपने ये बाइक ली थी, तो क्या ये वर्थ इट है 24,000 किलोमीटर के बाद? व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है अपने पास हिमालयन 450 जो कि एडवेंचर बाइक है। तो इसके जो ओनर हैं उन्होंने इसको 24,000 किलोमीटर चला दिया है पिछले एक साल में, जिसमें कि ज़्यादातर ये टूर पे चली है। लद्दाख, स्पीति, गुजरात, नेपाल, सब जगह ये कर चुकी है। तो इसीलिए डिटेल में इसका जो ओनरशिप रिव्यू है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसके ओनर को हम बुलाते हैं। तो ये है नीरज भैया जो इस बाइक के ओनर है, जिनसे आज हम सारी बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले ये बताइए कि हिमालयन 450 ही क्यों चूज करी आपने? मार्केट में और भी बाइक थी उस टाइम पे, एडीवी, केटीएम की 390 एडीवी थी। पर्सनली ना मुझे केटीएम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी को बुरा लगे सॉरी, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। इसको मैं जब भी चलाता हूँ ना, एक मुझे हॉर्स राइड जैसी फीलिंग आती है। दैट्स वाई मैंने इसका नाम भी चेतक ही रखा है। मेरी बाइक का नाम चेतक है। मैंने एक्चुअली टेस्ट राइड किया था सभी बाइक्स का। मैंने जावा एडवेंचर का भी किया था। एक्चुअली वो यजदी की एडवेंचर बाइक है, एंड हीरो एक्सपल्स आती है, वो भी ट्राई किया मैंने। बट मुझे जो किक इस बाइक में मिली है ना, वो मुझे किसी और बाइक में नहीं मिली। प्लस मेरे दो फ्रेंड हैं जिनके पास ऑलरेडी सेम बाइक है, तो मैंने उनकी बाइक यूज़ की कुछ टाइम और फील किया कि जो मेरी क्राइटेरियाज है जिनको ये मैच करती है, जिस तरह की मुझे परफॉर्मेंस चाहिए है, वो इस बाइक से मुझे 100% मिली है। क्योंकि आपको टूरिंग का बहुत शौक है और पहाड़ों में जाने का बहुत शौक है, तो ये एक एडवेंचर बाइक है, तो आपको बिल्कुल सूट कर रही होगी। इसने कभी मुझे निराश नहीं किया, कभी भी आज तक निराश नहीं किया है। अच्छा, इससे पहले भैया कौन सी बाइक यूज कर रहे थे आप? इससे पहले मैं यामा MT-15 यूज कर रहा था। जब मैंने अपनी राइड स्टार्ट की 2024 में, तो मैंने फर्स्ट टाइम स्पीति किया था यामा MT-15 पे। सो वो बाइक अभी भी मेरे पास है, मैं उसको थुरलो रानी बुलाता हूँ, और ये मेरा चेतक है। दिस बाइक इज जस्ट लाइक ए वाइल्ड हॉर्स, और मुझे इसको चेतक बुलाने में बड़ा अच्छा फील होता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपने रैप करवा रखा है उस पे भी यहाँ पे चेतक बना हुआ है। तो क्योंकि ये आपकी एडवेंचर बाइक और आपको एडवेंचर का शौक है, तो कहाँ कहाँ इसको लेके गए हो आप टूर पे? फर्स्ट ट्रिप जो इस पे था, मेरी फर्स्ट राइड, वो मैंने इससे लद्दाख किया था फर्स्ट टाइम। पहली बार लद्दाख कर दिया? एंड हाँ, फर्स्ट टाइम में ही मैंने लद्दाख किया था परचेज करने के आफ्टर 1.5 मंथ बाद। मतलब जो पहली सर्विस होती है उसके बाद? हाँ, फर्स्ट सर्विस के जस्ट बाद ही। अच्छा। एंड फिर लद्दाख के बाद मैंने इस पे स्पीति किया, देन हम यमुनोत्री गए इस पे, उसके बाद फिर काशी विश्वनाथ जी, उज्जैन, महाकाल, एंड गुजरात एक्चुअली हमने काफ़ी लंबा किया था इस पे। ऑलमोस्ट गुजरात कवर कर लिया था, दिल्ली से गुजरात। हाँ, ऑलमोस्ट गुजरात कवर किया हमने इस पे। और फिर अभी रिसेंटली हम नेपाल जाके आ रहे हैं। नेपाल भी हमने कंप्लीट किया इस पे। शायद नेपाल में ही कुछ ऐसा बचा होगा कि हमने कवर ना किया हो। ऑलमोस्ट नेपाल हमने इस पे किया है। तो आपने इतने लंबे लंबे टूर इस पे किए हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस सबसे पहले कैसी रहती है कि अगर आप जब हाईवे पे राइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे इंजन कैसा परफॉर्म करता है? एक्चुअली कुछ लोगों का कहना होता है ये हैवी बाइक है, बट मैं इसका इतना हैबिचुअल हो गया हूँ, ये मुझे कभी हैवी लगी ही नहीं ऑनेस्टली। एंड हाईवे पे ये इतना स्मूथ चलती है ना, मैं ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा रफ चलाने वालों में नहीं हूँ, बट इसकी परफॉर्मेंस ने ना मुझे हर अलग अलग लोकेशन पे, ऑफ रोड पे हो गया, हाईवे पे हो गया, सिटीज़ में हो गया, बहुत सरप्राइज किया है। इसकी परफॉर्मेंस ने मुझे आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इंजन की जो पावर है वो 40 PS की पावर है और 40 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और आप इससे पहले MT यूज कर रहे थे। MT के कंपैरेटिवली काफ़ी एग्रेसिव है, बट एक चलाने में जो हैबिट हो जाती है और जो हाईवेज पे परफॉर्मेंस है
वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। मैंने KTM को भी ट्राई किया है, मैंने एक दो और बाइक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कंपैरेटिवली कंफर्ट के मामले में मुझे इससे बेटर कोई बाइक नहीं लगी। तो वेट के बारे में काफी लोग बात करते हैं, इसका वेट हैवी है, तो हाईवे पे डेफिनेटली जो वेट हैवी है तो उसका बेनिफिट मिलता होगा, क्योंकि हाईवे पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती होगी वेट की वजह से। हाँ, स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। और मैं एक ऑनेस्टली रिव्यू देना चाहूँगा। हम अभी लास्ट टाइम नेपाल से आ रहे थे, तो मैं लखनऊ हाईवे से निकल रहा था, तो आई वॉज रनिंग अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे मैं चल रहा था। तो एक स्विफ्ट मुझे बिल्कुल हल्का सा टच करके गई और मुझे लगा कि यार गिर ना जाऊं कहीं, लेकिन जरा सा भी बबलिंग या फिर वाइब्रेशन या डिसबैलेंसिंग मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ। बाइक का बैलेंस खराब नहीं हुआ वेट की वजह से? बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। मैंने साइड में रोका, अपने आप को थोड़ा कूल किया और मैंने कहा शुक्र है यार, इसका बैलेंस इतना अच्छा है, इसका हैवी होना आज मेरे लिए फायदा पहुंचा। हाँ, वेट का ये तो बेनिफिट होता है, ये मैंने फील किया है, क्योंकि मेरे पास भी गरेला थी जो सेम इंजन था। तो वेट का जो बेनिफिट है वो इस तरह की चीज़ों में डेफिनेटली वहाँ बेनिफिट करता है। अच्छा, इंजन 450 सीसी का है और आप इससे पहले यामा यूज कर रहे थे जो कि जापानीज है। तो जापानीज जो है वो रिफाइनमेंट में काफी जाने जाते हैं रिफाइनमेंट की वजह से। तो इसकी रिफाइनमेंट आपको कैसी लगती है? वाइब्रेशन आपको फील होती है हाई स्पीड पे? वाइब्रेशन फील होती है। मैं इसको ड्राइव करने के बाद मैं कभी अपनी MT को यूज करता हूँ तो मुझे कभी कभार लगता है बंद तो नहीं होगी, मैं एक्सीलरेट करके चेक करता हूँ। ईवी तो नहीं है कहीं? एक्सीलरेट करके मैं उसको चेक करता हूँ कहीं बंद तो नहीं हो गई है। वो उसकी रिफाइनमेंट एक डिफरेंट लेवल की है। फिर ये 450 सीसी में भी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, इंजन का भी है। लेकिन वाइब्रेशंस क्या 100-120 पे जब होते हैं तो क्या वो एनोइंग हो जाती है या फिर सिर्फ रहती है वाइब? नहीं, 100 मैंने इसको 110 तक बड़ा इजीली चलाया है। और कभी कभार जैसे कहते हैं टेस्ट कर लेना, हाँ, तो टेस्ट मैंने किया है, इसको 140 तक भी चलाया है। अच्छा, टॉप स्पीड? यस, 140 तक मैंने इसको चलाया है। तो मुझे जो वाइब्रेशंस फील हुई थी अबव 120 फील हुआ था, बिलो 120 मुझे कभी फील नहीं हुआ। और नॉर्मली एक्सप्रेस वे और हाईवे पे मैं जब चलता हूँ तो 110 105 तक मुझे तो नहीं फील होता है, बाकी होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब वाइब्रेशंस हैं लेकिन वो ऐसी डिस्टर्ब नहीं करती? मतलब नहीं, डिस्टर्बिंग बिल्कुल नहीं है, बट वो आफ्टर 120 आपको थोड़ा सा फील होता है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे होते हैं, तो आरपीएम भी बढ़ जाते हैं और फिर विंड ब्लास्ट भी ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसके वेट के बारे में हम बात कर रहे थे। जो जब पहाड़ों में राइड करते हैं, लद्दाख जाते हैं या फिर ऑफ रोड में होते हैं, तो वहाँ पे कॉर्नरिंग में या फिर जो खराब रास्ते आते हैं, बिल्कुल ऑफ रोड आ जाता है, वहाँ पे इसकी वेट की वजह से कभी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कंफर्टेबल लगता है? देखो, आप इसको एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं चला सकते। आप कॉर्नरिंग की अगर बात करते हैं तो, बट जब आप माउंटेन्स में जा रहे हैं जहाँ जो कि उनके हेयर पिन बैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप ये नहीं कह सकते कि खराब है या हैवी वेट होने की वजह से ये परेशान कर रही है। और कुछ लोग, काफी लोग कहते हैं कि इसका जो टैंक है वो 17 लीटर का है, लेकिन टैंक 17 लीटर का होने की वजह से टॉप हैवी फील होता है। तो टॉप हैवी जब होता है तो ऑफ रोड जो होता है, जहाँ पे अनइवन सरफेस होता है, वहां से निकालने में वेट की वजह से कभी प्रॉब्लम हुई है या आदत हो जाती है? स्टार्टिंग में मुझे जब थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं हुआ था इसको चलाने का, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और मैं इस पे अराउंड 24,000 किलोमीटर कर चुका हूँ, तो अब मुझे कुछ फील नहीं होता। आई थिंक बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टफ है वो, बट ऑफ रोड पे मैं इसको सेडलिंग करते हुए बहुत इजीली निकाल ले जाता हूँ आज की डेट में। तो लद्दाख, स्पीति, नेपाल, इतनी जगह आप गए हो, तो एडवेंचर बाइक है और ऐसी जगह जाते हैं, टेरेन ऐसी होती है, तो क्या बाइक गिरी है? क्योंकि आम बात होती है बाइक एक आध बार तो गिर जाती है ट्रिप पे। राइड करते हुए तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई आज तक, बट अभी हम नवंबर में यमुनोत्री गए हुए थे। देन उस टाइम मेरी बाइक खड़े थे हम, मेरा पैर फिसल गया, आई डोंट नो कैसे फिसला वो, और गिर गई थी। और इस पे मेरा लगेज था उस टाइम पे, तो लगेज के टाइम गिरी जब ये, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पर, और फिर उठाने में भी थोड़ा हैवी हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी ये हैवी है और लगेज के साथ और भी ज़्यादा हैवी थी। बट
विदाउट लगेज ऐसी सिचुएशन नहीं आई, बट मैं इसको इजीली हैंडल कर लेता हूँ विदाउट लगेज। अगर ये बाइक गिरती है या कुछ होता है तो मतलब अकेले उठा लेते हो? हाँ, लगेज के साथ लेकिन प्रॉब्लम होती हाँ। है। बाकी उठाने में तो मतलब आप में कितनी स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा टेक्निक काम आती है उठाने के टाइम पे कि आप किस टेक्निक से उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब लगेज आपके पास, आप 10 और 12 डेज के टूर पे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप 50-60 केजी और इंक्रीज कर ले रहे हैं, तो अराउंड 250 केजी के आसपास बाइक चली जाती है। क्योंकि 200 किलो की तो बाइक ही है 196 केजी की। फिर एसेसरीज वगैरह भी सब इस पे लगी हुई हैं, तो वेट इसका इंक्रीज हो जाता है वो सब। क्योंकि टायर जो है वो फ्रंट जो है वो 21 इंचेस का है और पीछे वाला 17 इंचेस का है, और विड्थ भी अच्छी खासी है टायर्स की। तो हाईवे पे जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है और वेट के साथ जो तक वो बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अच्छी है, मनूवर हो जाती है? स्टेबिलिटी अच्छी है, बस कभी कभार TCS ट्रैक्शन कंट्रोल की कमी फील होती है इसमें। अच्छा। बट स्टेबिलिटी के मामले में बाइक बहुत अच्छी है। जिस बजट में आ रही है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक है। और टायर्स की ग्रिप कैसी है हाईवेज पे और पहाड़ों पे, कच्चे रास्तों में? इसमें जो टायर्स हैं वो कंपनी फिटेड ही चल रहे हैं मेरे आज तक, और अभी मैं चेंज करवाऊंगा अपने नेक्स्ट ट्रिप से पहले, जो कि लंबा होने वाला टाइम आने पे वो भी बताएंगे। नहीं, बट ग्रिप कैसी है टायर्स की? टायर की ग्रिप बहुत अच्छी है। आप चाहे ऑफ रोड चल रहे हैं, हाईवे चल रहे हैं, सिटी चल रहे हैं, अब कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको टायर। और वेट कंडीशंस में ग्रिप कैसी है, जैसे कि पहाड़ों में कहीं पे जहाँ कीचड़ होता है? वेट कंडीशंस में देखो, मोस्टली डिपेंड करता है कि राइडर का कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता कि कोई ये कहे कि मेरे टायर इतने अच्छे हैं, मुझे गिरने नहीं देंगे। आकि आपकी टेक्निक जीरो है तो आप कितने भी अच्छे टायर लें, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और पर्सनली जहाँ पे थोड़ा स्लज या वेट एरियाज आते हैं, मैं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता हूँ, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। मतलब टायर की ग्रिप की वजह से प्रॉब्लम कभी ऐसा हुआ कि टायर की ग्रिप की वजह से कॉन्फिडेंस कम फील हुआ हो? नहीं, टायर की वजह से नहीं, मेरा पर्सनली कॉन्फिडेंस कभी कभार लूज हो जाता था, बट वो टाइम टू टाइम मेरा इम्प्रूव होता चला गया, तो आज की डेट में मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं जो इसकी मेन चीज़ है, सस्पेंशन जो है। सस्पेंशन ट्रेवल काफ़ी अच्छा है, तो ऑफ रोड में तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता ही होगा, लेकिन हाईवेज पे जब होते हैं तो क्या वहाँ पे बाइक ऐसा लगता है कि उछलती हुई जा रही है, या फिर वहाँ पे वेट की वजह से स्टेबल हो जाता है वो? नहीं, स्टेबिलिटी और सस्पेंशन परफॉर्मेंस बहुत प्यारी है, हाईवे पे भी ऑफ रोड पे भी। नहीं, ऑफ रोड पे तो ऑब्वियसली है ही, बट हाईवे पे भी, क्योंकि इसमें बैठते ही ना जो सस्पेंशन का अप एंड डाउन फील आता है ना, वो इस पे एक बार सिट करते ही फील आना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे 2-3 बाइकें मैंने ट्राई की हैं, वो कंफर्टनेस सस्पेंशन वाला मुझे नहीं किसी में फील हुआ। कुछ बाइक हैं जिनमें एडजस्टेबल आते हैं, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे इसका सस्पेंशन बहुत प्यारा है। तो वैसे तो ये एडवेंचर बाइक है, तो नॉर्मली लोग इसको टूरिंग के लिए और पहाड़ों में जाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसको सिटी में राइड करते हैं, बम्पर टू बम्पर जहाँ पे ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक में 0 से 10 की स्पीड में जब हम निकालते हैं बाइक को यहाँ वहाँ से, उस टाइम बाइक कैसी फील होती है? थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो, क्योंकि हैवी बाइक है, सीट हाइट भी ज़्यादा है, और इसका हैंडल का जो पोस्चर है वो टूरिंग पोस्चर है, तो आप इसको नेकेड बाइक की तरह नहीं चला सकते हैं ट्रैफिक में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो। बाकी आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम में भी वो भी आप मैनेज करना सीख लेंगे अगर आप इस तरह की कोई बाइक यूज़ करते हैं तो। बट आप एक नेकेड बाइक से कंपैरिजन करेंगे, स्ट्रीट बाइक से कंपैरिजन करेंगे, इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग। हाँ, क्योंकि सिटी बाइक है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि एडवेंचर बाइक है, टूरिंग एडवेंचर टूरर सेगमेंट वाली बाइक है। अच्छा, सिटी में आजकल जैसे हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में गर्मी काफ़ी होती है, या नॉर्थ इंडिया में गर्मी, जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी में सिटी में जब इसको निकालना पड़ता है, कभी जाना पड़ता है, तो इंजन से जो हीट आती है, क्या वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है या फिर वो नॉर्मल है आपके लिए? नहीं, देखो इसमें हीट तो है बाइक में, हैवी इंजन है, वैसे तो लिक्विड कूल्ड है, बट हैवी है तो, और हीटिंग तो लाजमी है, क्योंकि
लाजमी है। और दिल्ली की जो गर्मी है उसमें तो आप देख ही सकते हैं कि नॉर्मल बाइक भी हीट कर जाती है, तो इसका तो ऑब्वियसली हीट करना बनता है। तो आप इसको विदाउट शूज तो नहीं ड्राइव कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो शूज पहन के ही चलाए, मैं तो ये सजेशन दूंगा, वरना तो आपके पैरों पे बिल्कुल एक ऐसे लगेगा जैसे आप सर्दियों में अपने हाथ ताप रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ऐसी गर्म हो वेव जाएगा। लगती है। और वही हीट जब हाईवे पे आप होते हो 100-120 पे राइड कर रहे होते हो, उस टाइम क्या वो हीट पैरों में फील होती है? देखो, जब हम राइड कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हम राइडिंग बूट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि शूज पहन के इसको यूज करें। तो हाईवे पे फिर भी थोड़ा सा विंड की वजह से कंटिन्यू कूलिंग सिस्टम चलता रहता है, विंड भी, हवा भी आती रहती है, तो इतना फील नहीं होता हाईवे पे, बट सिटीज में बहुत ज्यादा फील हाँ, होता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फील होता होगा। सिटीज में बहुत फील होता है। इंजन काफी पावरफुल है, एग्रेसिव है, और पावर काफी ज्यादा है, और बाइक भी अच्छी खासी बड़ी है और वेट भी ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है जब कभी पहाड़ों में या फिर कभी हाई स्पीड पे इसको स्टॉप करना होता है? तो इसकी ब्रेकिंग रियली में बहुत स्मूथ है और बहुत ही पावरफुल ग्रिप है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं ब्रेम्बो के ब्रेक पैड और पूरा सिस्टम, जो ब्रेकिंग सिस्टम है ब्रेम्बो का है, तो कभी ब्रेकिंग सिस्टम ने डिसपॉइंट नहीं किया आज तक। मतलब कभी हमेशा सेफ लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है ब्रेक की वजह से? हमेशा कॉन्फिडेंट लगता है। मैंने ऐसी सिचुएशंस में ब्रेक लिए हैं कि नेक टू नेक हम आ गए हैं और मेरी स्पीड अराउंड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर है। उस स्पीड पे मैंने अचानक से ब्रेक लिए हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गिर जाऊंगा या एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत अच्छी ग्रिप के साथ कंट्रोल हुआ है। अब सीट की बात कर लेते हैं। सीट का कंफर्ट कैसा है लॉन्ग राइड पे, राइडर का और पिलियन का, दोनों का? क्योंकि जेल सीट आपने लगा रखी है। सीट का आप जो बाय डिफॉल्ट कंपनी फिटेड आती है, आप उस पे तो मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर तक ही कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन वगैरह आपको। बट मैं जेल सीट यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे काफ़ी कंफर्ट रहता है। मैंने एक छोटी सी राइड अराउंड 2 days की एक पिलियन राइडर के साथ भी की है, तो पिलियन राइडर को भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ। बट आफ्टर ए सर्टेन किलोमीटर्स लाइक 150-60 किलोमीटर्स, तो पिलियन राइडर को भी एक ब्रेक चाहिए होता है। हाँ, लेकिन अगर 100 किलोमीटर तक बैठ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से तो बाइक की सीट मतलब ठीक है, क्योंकि वाइड भी अच्छी खासी है और कुशन भी इसकी विड्थ अच्छी moderate है, थोड़ी कुशनिंग अच्छी है, कोजी टाइप है थोड़ा सा। हाँ। तो पिलियन राइडर भी इजीली इस पे राइड कर सकता है, अगर कोई करना चाहे। आप 100 and 120 किलोमीटर तक वन टाइम में कर सकते हैं। मतलब विद पिलियन टूरिंग उस पे हो सकती है? पॉसिबल है। मैंने इस पे वन गो में मैक्स 320 किलोमीटर्स किया हुआ है, जो कि मैंने विदाउट एनी स्टॉपेज कम किया था। बिना ब्रेक और के 320 किलोमीटर? बिल्कुल बिना रुके 320 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया है, और इस जेल सीट पे किया है। वो इस जेल सीट की वजह से किया एक्चुअली। तो ये कौन सी जेल सीट है? ये ग्रैंड पिट शॉप की जेल सीट है, अच्छा। जिसको मैं डे 1 से ही यूज कर रहा हूँ एक्चुअली। आप अगर आपको थोड़ा कुछ अराउंड 150 और 180 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप हल्की सी सेटलिंग कीजिए। हाँ, रिलैक्स हो गया मामला। और आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर इस पे बैठिए, आपको फिर वापस से उतना ही कंफर्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि इंडिया में काफी सारे लोग जो भी बाइक खरीदना चाहते हैं वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि बाइक की माइलेज कितनी आती है। तो सिटी में कितनी माइलेज दे देती है ये? सिटी में इसकी माइलेज अराउंड 27-28 है। आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते इससे एवरेज सिटी के अंदर। और हाईवे पे जब टूर करते हैं उस टाइम पे कितनी माइलेज मिल जाती है? हाईवे पे मैं नॉर्मली जब इस बाइक को 80 to 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलाता हूँ, तो मुझे ये 32 के अराउंड एवरेज देती है, बहुत इजीली देती है। 32 kmpl? इसीलिए मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरा मजाक भी बनाते हैं, यार तूने हिमालयन में प्लेटिना का इंजन तो नहीं लगाया हुआ है। और मैंने जब लद्दाख किया था तो मुझे कभी जेरी केन या किसी भी टाइप की केन की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। हाँ, क्योंकि टैंक जो है वो काफी बड़ा टैंक है, 17 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, तो ये काफी प्लस पॉइंट है इस बाइक का। क्योंकि टूरिंग के हिसाब से अगर देखें तो जैसे लद्दाख स्पीति वगैरह जाते हैं तो जहाँ पे पेट्रोल पंप
आपको बहुत दूर दूर तक नहीं मिलते। तो टूरिंग में हाईवे पे कितनी टैंक रेंज इसकी मान सकते हैं, कितनी मिल जाती है? मैंने गुजरात राइड से वापस आते वक्त नोटिस किया था, मैंने टैंक फुल करके, तो हाईवे पे मेरा वन गो में 450 प्लस किलोमीटर ही गया था। 450 किलोमीटर इसने इजीली निकाल दिया था हाईवे पे। अगर माउंटेन्स में या लद्दाख वगैरह कोई टूर प्लान कर रहा है तो कितनी टैंक रेंज वहां पे मिल सकती है इसकी? अगर आप 17 लीटर टैंक है, आप फुल करके चलते हैं, तो मैंने लद्दाख में भी इस चीज़ को नोटिस किया था, इसने मेरा 380 किलोमीटर इजीली निकाला था। और माउंटेन्स में इतनी रेंज मिल रही है तो ये तो काफ़ी सेफ और काफ़ी वो पीसफुल हो जाता है एक्चुअली उससे। आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई अग्रेसिव चलाता हो तो कितनी रेंज मिल जाएगी? अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली चला रहे हैं ना, तो भी ये बाइक आपको अराउंड 350 किलोमीटर इजीली निकाल देगी। आप टैंक रेंज दे देगी फिर भी, बहुत बढ़िया, सही है फिर तो क्योंकि ये 24,000 किलोमीटर चल चुकी है तो फ्री सर्विस तो अब खत्म हो चुकी होगी, तो हाँ, फ्री पेड सर्विस सर्विस का फिनिश है। कॉस्ट कितना पड़ रहा है अभी आजकल? इसका मुझे जो पेड सर्विस का चार्जेस लग रहे हैं वो अराउंड 2800 3000 रुपीज़ पड़ रहा है, जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल चेंज, कूलेंट टॉप अप वगैरह अगर रिक्वायर्ड है तो वो सब इंक्लूड करके अराउंड 3000 रुपीज़ के अराउंड आ रहा है। अच्छा, और 24,000 किलोमीटर में अभी तक इसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि चेन सेट वगैरह कभी चेंज हुआ है? हाँ, मेरा 20,000 किलोमीटर्स पे इसका चेन सेट चेंज हुआ था, एंड 2 टाइम्स फ्रंट साइड ब्रेक चेंज हो चुके हैं। ब्रेक पैड फ्रंट वाले? यस। और पीछे वाले? 2 टाइम बैक साइड चेंज हो चुके हैं अब तक। अच्छा, तो चेन सेट का जो कॉस्ट आया था कितना आया था इसका? चेन सेट का कॉस्ट मेरा कंप्लीट दोनों स्पॉकेट एंड चेन इंक्लूड करके 4000 रुपीज़ कॉस्ट आया था इसका। और ब्रेक पैड चेंज की कॉस्ट लगभग कितनी आई थी? ब्रेक पैड, फ्रंट ब्रेक पैड 2200 समथिंग है, एंड रियर 1980 रुपीज़। और उसके अलावा इसमें अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रेगुलर सर्विस हुई है? रेगुलर सर्विसेज, कोई चेंजेस नहीं हुए। और टायर मुझे लगता है कि अब आप चेंज करोगे क्योंकि आप लंबी लंबी ट्रिप्स मारते हो। हाँ, टायर अभी जैसे कि तुम्हें पता 24,000 किलोमीटर चल गई है, सो अब सर्विस सेंटर वाले भी बोलने लगे कि भैया चेंज करवा लो, तो अभी चेंज करवा ही लेंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना होता है तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हाँ टायर के बारे ऑब्वियसली। में। वैसे चलने को चल सकते हैं बट ट्रिप पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑफ रोड ट्रेन है, काफी कुछ टायर अच्छे खासे भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन कैसा है इसका? गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी है? गियर शिफ्टिंग में जनरली मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभार जैसे सैडलिंग कर रहे होते हैं तो अपना खुद का ही पैर लग के तो गियर अप एंड डाउन हो जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास गियर नहीं है शिफ्टिंग कि- ठीक है, स्मूथ है? गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। और क्लच क्योंकि आप आए हो यामा से, तो जापानीज के जो जापानीज बाइक से क्लच काफी सॉफ्ट होते हैं। देखो, आप इसको एमटी से कंपैरिजन करेंगे तो इसकी क्लच हार्ड है, बट एक 450 बाइक, इतनी हैवी बाइक, एक टूरर बाइक के अकॉर्डिंग, जबकि स्पेशली हम माउंटेन्स में चल रहे होते हैं, बार बार हमें बैंड्स पे टर्न करना होता है, तो क्लच भी यूज़ होती है, ज़्यादा ही यूज़ होती है, बल्कि तो इतना हैवी नहीं है। फिर यूज टू भी हो जाता है बंदा, यूज टू भी हो जाता है बंदा, एग्जैक्टली। जब कभी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे होते हैं, जब बाइक बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं पहले गियर पे, उस टाइम पे लो एंड टॉर्क इसका खड़ी चढ़ाई पे कैसा पहाड़ों में फील होता है? स्मूथ है, मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि लैक ऑफ पावर है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। स्मूथ है, इजीली चलती मतलब पहले गियर में आराम से चढ़ जाती है चढ़ाई पे भी, बहुत इजीली, क्योंकि मिड रेंज परफॉर्मेंस तो स्ट्रांग है ही पहले का। बहुत इजीली। ओके। और हेडलाइट्स आजकल जो है वो बाइक्स में काफी बड़ा इश्यू है, तो इसकी हेडलाइट का थ्रो कैसा है अगर रात को कभी राइड कर रहे हैं? यार देखो, हेडलाइट तो है ना, आरी को सोचना चाहिए, बहुत पुअर है इसकी। इसके लिए ऑक्सिलरी लाइट मैं तो रिकमेंड करूंगा, उसके बगैर पॉसिबल हाँ, ही नहीं है, क्योंकि आपने कि- लगा भी रखी है यहाँ पे। टूरर बाइक में आप इसकी डिफॉल्ट लाइट के साथ टूर कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और मिरर वगैरह कैसे हैं? जब हाई स्पीड पे होती है तो वाइब्रेशन वगैरह से मिरर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है?
इन पे मिरर पे ऐसा कभी कोई इफेक्ट नहीं आया है कि कभी ब्लर होता है? हैंडल वाइब्रेट कर रहा है या ऐसा कुछ नहीं होता है। और कभी वॉबलिंग का इशू आया हाई स्पीड पे? नहीं, बॉबलिंग का आज तक तो इशू नहीं आया है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि रॉयल एनफील्ड को इस बाइक में इम्प्रूव करनी चाहिए? पर्सनली मेरा सजेशन है ये आरी अगर इम्प्रूव करे, इसका क्लच थोड़ा सा और सॉफ्ट किया जा सकता है। हेडलाइट पे वर्किंग की जरूरत है, बहुत ही पुअर लाइट है इसकी। प्लस इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका जो ओडोमीटर है वो अच्छा है, बट जो इसमें एक नेविगेशन कनेक्शन सिस्टम है वो मुझे थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का लगा। कॉम्प्लिकेटेड सा है ना? हाँ, थोड़ा सा मतलब वो, और इतनी क्लैरिटी मुझे फील नहीं हुई इसमें, तो मैं तो एक सेपरेट स्क्रीन ही यूज करता हूँ उसके लिए। अच्छा, एक वेट मैनेजमेंट में भी काम करना इसका रिक्वायर्ड है। अगर आरी वेट मैनेजमेंट में कुछ अच्छा कर सके तो ये बाइक और भी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है, क्योंकि इंजन इसका कंपैरेटिवली ठीक है, 450 की रेंज में अच्छा है, रिफाइंड है। 120 किलोमीटर के बाद जो वाइब्रेशन थोड़ा फील होता है वो भी रिफाइन अगर किया जा सकता है, तो उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, मतलब एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉन्स में नहीं गिन सकते, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट की जरूर है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पॉसिबिलिटीज है एक जो एवरी ईयर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाती है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाती है, तो आई थिंक ये सब कंसीडर किया जा सकता है उसमें। अच्छा, और सर्विस सेंटर जैसे आपने 24,000 किलोमीटर में कई बार विजिट किया होगा सर्विस के लिए या काम के लिए, तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, मैं जिस सर्विस सेंटर पे जाता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस पर्सनली मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। मतलब काम अच्छे से करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं बाइक पे? हाँ, आज तक मुझे इशू नहीं आया कोई ऐसा। और कभी आप टूर पे जाते हो इस बाइक को लेके? क्योंकि आरी को लेके काफी लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। जब पहले जो लोग आरी के बारे में सुनते थे कि इसकी चेसी टूट जाती है, पुरानी हिमालयन की 410 की काफी लोगों ने दिखाई है कि उनकी टूटी हुई है, या फिर कॉन्सेट का इशू काफी लोग सोचते हैं कि कॉन्सेट का इशू आ सकता है। तो आप कभी टूर पे होते हो या आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है? नहीं, मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई मुझे, और आई थिंक 450 में इस चीज़ को इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो कुछ ब्रेक डाउन हो गया या कोई पार्ट डैमेज हो गया, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, टॉप रैक स्टैंड ब्रेक हो जाता है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और वैसे भी इन्होंने इस पे वेट मेंशन किया हुआ है, नॉट मोर देन 11 kg, तो मैं एक छोटा सा ही टॉप बॉक्स इस पे रखता हूँ, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने आरी की जो क्राइटेरियाज है उनको क्रॉस किया ही नहीं कभी, तो बहुत स्मूथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो एडवेंचर बाइक है ये, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो इसका अच्छा खासा है, बट फिर भी ऑफ रोड में तो कभी नीचे कभी इसका कुछ कभी बाइक टच हो गई हो बॉटम, कभी इसका बेली स्क्रैच हो गया हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है? देखो, मैंने इस पे मुक्तिनाथ जी का भी रास्ता कवर किया है जो कि अच्छा खासा ऑफ रोड है। फिर मैंने नोब्रा वैली टू पेंगोंग लेक किया है, जो कि बहुत ही ऑफ, मतलब जिसे बोलते हैं कि एक्चुअली जो ऑफ रोड है, हार्डकोर ऑफ रोड है, एक्चुअल जो ऑफ रोड है वो है। तो इसका 230 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो इतना मुझे इतना सेफ फील हुआ कि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं नीचे से टकरा जाऊंगा। इवन कभी कभार तो मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो थोड़ा सा कम हाइट के फुटपाथ होते, मैं उस पे से भी निकाल लेते हो इजीली। देखो, एडवेंचर बाइक है तो ये तो एडवेंचर बाइक वाले जरूर करेंगे। हाँ, तो आरी के बारे में काफी लोग कहते थे पहले की बाइक्स होती थी कि रिलायबिलिटी का इशू है, क्वालिटी के इश्यूज हैं। तो अब आप इस पे इतना टूर कर चुके हो, तो आपका क्या कहना है कि बाइक रिलायबल है, क्वालिटी के इश्यूज हैं या नहीं है? एक 450 सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही रिलायबल बाइक है। बस डिपेंड करता है कि आप उस मशीन को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यस, देखो, आप रिस्पेक्ट दोगे वो आपको जरूर रिस्पेक्ट देगी। इस बाइक ने मुझे किसी भी मोड में, मतलब किसी भी तरह के रोड पे, ऑफ रोड हो या हाईवे हो या सिटी हो, मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, पर्सनली मुझे नहीं किया। कभी कोई रिलायबिलिटी का या क्वालिटी का ऐसा कोई इशू नहीं आया? क्वालिटी का कभी इशू नहीं आया है।
बस कभी कभार जब लॉन्ग टूर पे होते हैं तो थोड़ा सा माइंड में वो तो हर किसी को रहता है कि भाई बाई चांस कुछ हो जाए और पार्ट ना मिले, बट इसने हमेशा मुझे सेफली घर पे पहुंचाया। बट आरी का जो सर्विस नेटवर्क है वो सब जगह है, लद्दाख स्पीति तक भी इसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। इवन इसका सर्विस सेंटर मुझे नेपाल में भी मिला है। नेपाल में मिला है जी। और हिमालयन तो काफी पॉपुलर बाइक है वो इनकी, तो इसके ऑफिशियल नहीं था, दैट इज ए स्टूडियो सर्विस सेंटर, बट वहाँ पे आरी बाइक हिमालयन जो लेटेस्ट है ये भी सर्विस होती है, पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब नेपाल, लद्दाख, स्पीति, गुजरात सारी जगह लंबे लंबे टूर मार के और ओवरऑल जो बाइक के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको देखते हुए आप क्या सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कैसे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 में 8 कहूंगा। 10 आउट ऑफ 10 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट जो मैंने 3 से 4 कॉन्स बताए हैं मैं सिर्फ उसके लिए बोलूंगा, अदरवाइज ओवरऑल गुड है। जो आपने पैसा लगाया इसके ऊपर, जिस पर्पज से आपने ये बाइक ली थी, तो क्या ये वर्थ इट है 24,000 किलोमीटर के बाद? बिल्कुल ये वर्थ है। आप बाइक पे रिलाय कर सकते हैं, आप सर्विस करवाइए, मेंटेनेंस रखिए बाइक की, और जहां दिल चाहे वहां घूम के आइए, ये आपको सेफली घर पहुंचाएगी वापस। थैंक यू सो मच भैया अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने का और टाइम देने के लिए। वेलकम। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस हिमालयन 450 का 24,000 किलोमीटर चलने के बाद, इतनी सारे टेरेन्स पे ट्रिप करने के बाद। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताओ। इन केस अगर इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं या कोई पॉइंट्स हमने मिस कर दिए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। और नीरज भैया का इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे उनकी ट्रिप्स वगैरह या उनसे कुछ आपको पूछना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।